जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, प्रथम भाव में हम्म। कोई भी ग्रह बैठा हो, तो हम्म। अपने सातवें घर को, प्रथम से सातवां, सातवें घर को ये संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। हम्म। संपूर्ण दृष्टि से, जैसे पराशरी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा त्रिपाद, द्विपाद, चतुर्पद दृष्टियां। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। वैसे इसमें परसेंटेज वाइज है, 25%, 50, ट्वेंटी हम्म। फाइव 50 और 100, ऐसे करके। तो जो अच्छा। प्रथम भाव की दृष्टि है, जैसे प्रथम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो हम्म। सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखा गया था, 100% देखेगा। अच्छा। ठीक है। वैसे ही यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, हम्म। वैसे ही यदि कोई ग्रह दूसरे भाव के अंतर्गत बैठा हो, तो वह छठे भाव को देखेगा, परंतु वह 25% देखेगा। दूसरे भाव के ग्रह। दूसरे भाव के ग्रह छठे भाव को 25% ही देखेंगे, अर्थात संपूर्ण दृष्टि नहीं होगी। जैसे प्रथम हम्म। भाव की दृष्टि हम संपूर्ण ले रहे हैं, प्रथम भाव हम्म। की दृष्टियां हम संपूर्ण ले रहे हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे भाव की दृष्टि है वो संपूर्ण नहीं होगी। संपूर्ण नहीं होने का तात्पर्य है, प्रथम भाव की जो दृष्टि है वो जहाँ कहाँ 100% हमें दे रही है, वैसे ही हम्म। दूसरे भाव की जो दृष्टि है वो हमें मात्र 25% ही रिजल्ट देगी। इसे आप रिजल्ट से आकलन करेंगे, रिजल्ट से इसे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर बनने वाला हो, ठीक है, हम्म। मानकर चलते हम्म। हैं किसी व्यक्ति का, तो प्रथम में बैठा हुआ स्वामी सप्तम में बैठे हुए ग्रह को देखकर घर बना रहा हो, तो यह स्पष्ट करेगा कि यह पूर्णतः घर हम्म। बनेगा, अर्थात अच्छे से इसमें टाइल्स वगैरह सब लग जाएगा, 4 मंजिला 5 मंजिला जैसा मकान बनाना चाहता है वैसा मकान बनेगा। यदि दूसरे हम्म। भाव में बैठा हुआ ग्रह, यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को देख रहा है, और छठे भाव में बैठे ग्रह आपके मकान को बना रहे हो, तो दूसरे हम्म। भाव वाला कितना प्रतिशत दे रहा है? मात्र 25%। तो ट्वेंटी फाइव अच्छा। प्रतिशत होने के कारण सिर्फ आप जो प्लिंथ है, प्लिंथ ही जोड़ पाएंगे, एलिंटर तक भी काम नहीं जाएगा, काम आपका रुक जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं? जी सर। आपका एलिंटर तक भी काम नहीं जाएगा, काम आपका रुक जाएगा। उसके बाद आगे दूसरे भाव की दृष्टि जो है मात्र 25% है। तीसरा भाव, तीसरा भाव जो है वो, इसे दो दृष्टियां दी गई हैं। तीसरे भाव से यह नवम को देखेगा और एकादश को देखेगा, अर्थात यह यहां भी देखेगा सातवीं दृष्टि से, यहां अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा। ठीक है। दोनों स्थानों पे इसका जो प्रभाव होगा वो 100, उसका जो प्रभाव होगा वो 50% ही रहेगा। यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, दोनों जो है 50-50 ही यह अपने प्रभाव को दे पाएगा। अर्थात तीसरे भाव में जैसे सूर्य बैठा है, ठीक है, इसे मेष लग्न की कुंडली मान के चलनी है, तो इस कुंडली के अंतर्गत तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य कहाँ कहाँ देख रहा है? ठीक अपने सामने नवम को देखेगा। जब ये नवम को देखेगा तो अपनी पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपने 50% की दृष्टि से ही, अर्थात द्विपाद, यदि हम पराशरी के लैंग्वेज को यहाँ लेकर आए तो द्विपाद देख रहा है, चतुर्पद नहीं है। चतुर्पद दृष्टियां दोनों में से कहीं नहीं जा रही हैं। वैसे ही चतुर्थ भाव की दृष्टि जो है, चतुर्थ भाव की जो दृष्टि है वो संपूर्ण दृष्टि दशम भाव पे जाएगी। इसकी जो दृष्टियां हैं वो संपूर्ण दृष्टि दशम भाव पे जाएगी, अर्थात यह जो रिजल्ट आपको देगा वो 100 में 100% देगा। ठीक है। ये जो चार घर हैं जिसे हम लोग केंद्र स्थान कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्र स्थान वैदिक ज्योतिष में कहते हैं, इसे बंद मुट्ठी कहा जाता है। बंद मुट्ठी के चार घर होते हैं। तो ये जो चार घर बंद मुट्ठी वाले हैं,
प्रथम सातवें को देख रहा है तो संपूर्ण दृष्टि से देखेगा, चतुर्थ दशम को देख रहा है तो संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ मंगल गुरु शनि बैठे हैं, तो ये तीनों ग्रह दशम को देखेंगे तो ये संपूर्ण दृष्टि से ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 25 लिया जाएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो है वो ठीक अपने सामने नवम को देखेगा। ठीक है, यहाँ भी जो इसका रिजल्ट होगा पंचम का, वो 50% ही रहेगा। यहाँ भी इसका रिजल्ट मात्र 50% ही होगा। ठीक है, पंचम के बाद छठे की बात करें। छठे भाव की जो दृष्टि है वो ठीक अपने सामने 12वें पे जाएगी, और यह मात्र 25 देगा। यह मात्र 25% ही देगा। 8वां भाव। 8वां भाव जो है वो अपनी वक्र दृष्टि से, अर्थात पीछे की ओर देखकर, 8वां भाव अपने पीछे की ओर देखकर वक्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा जो संपूर्ण दृष्टियां होंगी। जी बताइए राहुल जी। सर ये छठवा के बाद आपका सातवां में सर आवाज एकदम चला गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं, सातवें की दृष्टि यहाँ नहीं ली गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सातवें की दृष्टि पे हम बात करेंगे। अभी जो चीजें आपके सामने हैं उसे सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं, आवाज चला गया था सर, इसलिए मैं सोचा कि आपने कुछ बोला। छठवे के बाद सर क्या बोले आप, आठवां? सिस्टम। अच्छा अच्छा। अपना आप अनम्यूट ही रखिए तो बेहतर रहेगा, आवाज वगैरह ये हो तो आप बता सकते हैं फिर। यह जो है ये दूसरे को वक्री दृष्टि से देखेगा। वक्र से देखेगा, यहाँ भी इसका रिजल्ट जो है वो 100% ही होगा। अष्टम की एक और दृष्टि है जो ठीक यहाँ से 12वें को देखेगी, और यहाँ इसका जो रिजल्ट है वो ठीक वही 25 ही रहेगा। तो इसे आप लिख लें या इसे आप बना लें, ऐसे ही तो आपके लिए सहायक हो। ठीक है, यह जो खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 1 अर्थात जो प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव से छठे भाव तक में इसे पहला घर कहा गया है। लाल किताब के अंतर्गत प्रथम भाव से छठे भाव तक में इसे पहला घर कहा गया है। इसे भी आप स्मरण में रखेंगे। और दूसरे 7वें भाव से 12वें भाव तक इन्हें दूसरा घर बताया गया है, अर्थात बाद का घर कहा गया है। एक पहला घर 1 से 6 तक, उसके बाद दूसरा जो है वो 6 से 12, जिसे बाद का घर कहा गया है। पहले घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो बाद के घर को देखेगा। पहले घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो बाद के घर को देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। क्या हैं? जैसे शनि यदि दूसरे भाव में हो, शनि यदि दूसरे भाव में हो तो शनि को एक तरीके से फ्री कर दिया गया है कि यहाँ बैठकर शनि अपनी वक्री दृष्टि से, 1 मिनट।
शनि यदि छठे भाव में बैठता हो, शनि यदि छठे भाव में बैठता हो, तो यह अपनी वक्री दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। शनि यदि छठे भाव में बैठता हो, तो यह अपनी वक्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। परंतु शनि का जो रिजल्ट है वो दूसरे भाव में मात्र 25% ही जाएगा, मात्र 25% ही जाएगा। दूसरा, बुध यदि नवम भाव में बैठते हैं, बुध यदि नवम भाव में बैठते हैं, तो वह अपनी वक्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। बुध यदि नवम भाव में बैठते हैं तो यह अपनी वक्री दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। पुनः बुध के लिए एक और रूल जो है वो यह है, बुध यदि 12वें भाव में हो, बुध यदि 12वें भाव में हो, तो ठीक अपने सामने छठे भाव को वक्री दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, अर्थात जैसे शनि यहाँ है, बुध यहाँ है, और बुध यहाँ है। यहाँ जो बुध हैं वो अपनी एक दृष्टि से यहाँ देख सकते हैं। बुध को यहाँ पे छूट दिया गया है कि आप सिर्फ देख सकते हैं। बुध यदि 12वें में बैठा है तो यहाँ देख सकता है, और शनि यदि यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देख सकता है। ये इन भावों को, अर्थात इन भाव के अंतर्गत ग्रहों को एक तरीके से छूट दी गई है कि आप दो ग्रह शनि और बुध लाल किताब के अंतर्गत चीजों को देख सकते हैं। दूसरा, कहीं पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक दृष्टियां भी ली जाती हैं। जो वैदिक दृष्टियां हैं उसे भी कंसिडर किया जाता है, कहीं कहीं पे किया जाता है, लेकिन हर स्थानों पे नहीं। फिर कहीं आप देखेंगे तो नाड़ी के भी रूल लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो भाव की दृष्टियां हैं, अर्थात ग्रहों की दृष्टियां या भाव की, क्योंकि लाल किताब के अंतर्गत विशेषकर भाव की ही दृष्टियां होती हैं, ना कि ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी ग्रामर के अंतर्गत कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जिन शब्दों के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया, जैसे अंधे ग्रह, रतांध, बुनियादी। ये जो कुछ शब्द हैं इनके क्या तात्पर्य हैं, इनका क्या लॉजिक है, इन्हें कैसे लिया जाता है कुंडली में, उसे समझते हैं। जैसे 10वें घर में अंधे ग्रह, अंधे ग्रह की क्या परिभाषा है या क्या है उसे समझ लीजिए। अंधे ग्रह 10वें घर में दो या दो से अधिक शत्रु ग्रह हों, 10वें घर में दो या दो से अधिक शत्रु ग्रह हों, तो इस प्रकार के जन्म कुंडली को, इस प्रकार के जन्म कुंडली को अंधे ग्रह की कुंडली कही जाती है। इस प्रकार के जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को अंधे ग्रह की कुंडली कही जाती है। ठीक है, जैसे ये जो कुंडली आपके सामने है, एक द्वादशांश कुंडली है। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं द्वादशांश कुंडली, तो इस कुंडली में शनि और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं?
शनि और चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं। अब इन्हें दसम भाव में बैठने के कारण यह जो भाव है वो खराब हो जाएगा, इफ्लिक्टेड हो जाएगा, पीड़ित अवस्था में चला जाएगा। इस कारण ये जो ग्रह हैं वो अंधे हो जाएंगे। ये जो ग्रह हैं वो अंधे हो जाएंगे। अब इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो लाल किताब कुंडली में दसम भाव को रूल कौन करता है? दसम भाव को शनि रूल कर रहा होता है। और शनि के भाव के अंतर्गत, अर्थात शनि के भाव के अंतर्गत यदि दो शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो शनि क्या करता है, उन्हें अंधा कर देता है। शनि उन ग्रहों को अंधा कर देता है। क्यों? जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में दोनों बलहीन हो गए, दोनों का बल खत्म हो गया। अब दोनों का बल खत्म होने के कारण, आपस में झगड़ने के कारण दोनों का बल खत्म हो गया। बल खत्म होने के कारण उनके ऊपर शनि भारी पड़ गया। तो अंधे कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में कोई काम करने जाए, क्योंकि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह अंधे हुए हैं, तो कोई काम यह व्यक्ति करने जाएगा तो वहां पे एक पर्दा इसके सामने लग जाएगा। ये समझ ही नहीं पाएगा। वहां पे इसकी जो समझ बूझ है, जो सोचने समझने की क्षमता है, खासकर इसके कार्य शैली में, कार्य को करने में, वहां पे इसे थोड़ी समस्या दिखने लगेगी। दृष्टि वहां पे इसका कार्य नहीं कर रहा होगा, बुद्धि की दृष्टि, ना कि आंखों की दृष्टि। क्योंकि डिसिप्लिन के कारक शनि हैं, वैसे ही शनि हमारी बुद्धिमत्ता के अंदर जो हम दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति कैसा होगा, इसके विचार कैसे होंगे, क्या इसका व्यक्तित्व होगा, वह दृष्टि शनि की ही है। इस कारण वहां पे ऐसी स्थिति होती है। उपाय के तौर पर, तो उपाय में आप यहाँ यह कर सकते हैं कि 10 अंधे लोगों को भोजन कराइए, वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि वहीं पे 3 ग्रह बैठ गए, ठीक है, यदि वहीं पे 3 ग्रह दसम भाव में बैठ गए तो वहां भी समस्या है आपके लिए। वहां भी यही है कि 10 अंधे लोगों को भोजन कराइए, और उस ग्रह से संबंधित जो उपाय हैं वो आपको आगे भी बताए जाएंगे। यह तो हो गई अंधे कुंडली, अर्थात अंधे ग्रह। इसके बाद दूसरा एक शब्द आता है लाल किताब के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं रतांध ग्रह। रतांध अर्थात गांव में एक प्रचलित भाषा है जिसे कहा जाता है कि इसे तो रतौंधी हो गया है, अर्थात रात में नहीं दिखने वाला या आधे समय दिखने वाला। यह जो योग बनता है वो तब बनता है जब आपके कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हों। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हों, साथ ही यदि सप्तम भाव में शनि हो, सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में शनि हो, तो ऐसे कुंडली को आधे, अंधे या रतांध कुंडली कहते हैं। अब इसका रतांध से क्या लॉजिक है? अब इस कुंडली का रतांध से क्या लॉजिक है? जैसे मान लेते हैं यहाँ जो है वो सन है, ठीक है, और यहाँ शनि है। तो सन यहाँ होने के कारण और शनि यहाँ होने के कारण ऐसा क्या है कि भाई ये जो कुंडली है वो रतांध हो गई? वॉइस चली गई थी। सूर्य चतुर्थ में, शनि सप्तम में हो, तो ऐसे कुंडली को रतांध कुंडली कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या है जो रतांध है? तो शनि कहाँ बैठे हैं? सप्तम में बैठे हैं। वैदिक की यदि हम बात करें, क्योंकि मूल तो वैदिक ही है, तो वैदिक में दसम से दसम भाव, क्योंकि जब हम दसम भाव की गणना करते हैं, दसम भाव को समझते हैं, तो हम देखते हैं दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, दसम भाव का स्वामी कहाँ है, और दसम से दसम भाव में अर्थात सप्तम भाव में क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि भयात भावों को हम लेकर चलते हैं।
तो आप देखेंगे कि शनि यहां बैठकर दशम से दशम बैठ गया, एक। दूसरा यहां क्या है कि शनि की जो दृष्टि है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है, वो सूर्य के ऊपर जा रही है। और 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर जाने के कारण सूर्य वहां एफ्लिक्टेड हो गया, पीड़ित हो गया। जब सूर्य पीड़ित हो गया तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। अब चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। यदि हम चंद्रमा को छोड़ के सिर्फ सूर्य की बात करें तो सूर्य जब पीड़ित हो गया तो सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से, क्योंकि चतुर्थ भाव की दृष्टि होती है, तो ठीक ठीक 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। और जब वो दसम भाव को देखेगा तो दसम भाव को इफ्लिक्टेड करेगा। तो इस कारण से घूम फिर कर दसम भाव ही पीड़ित हो गया। तो इस कारण से भी ऐसे कुंडली को रतांध कही जाती है। और इस योग में सिर्फ दो ही ग्रह को हम लेंगे, शनि को और सूर्य को। अब यहाँ उपाय किसका करना चाहिए? तो उपाय आप शनि का करें, क्योंकि सूर्य को पीड़ित कौन कर रहा है? सूर्य को पीड़ित शनि कर रहे हैं। तो यहाँ आप शनि का उपाय करें जो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इसी रूल के अंतर्गत यदि 7वें घर में शनि है, क्योंकि यहाँ आप 7वें घर में शनि को देख रहे हैं, और प्रथम भाव खाली हो, 7वें घर में शनि है और प्रथम भाव खाली हो, तो शनि यहाँ पे सोया हुआ माना जाएगा। शनि यहाँ पे सोया हुआ माना जाएगा। सोया हुआ कहने का तात्पर्य यह ग्रह उस भाव के रिजल्ट को देने में या फिर अपने रिजल्ट को देने में सक्षम नहीं है, ये सो गया है। इसे जगाने के लिए क्या किया जाए? तो इसे जगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप मंगल का उपाय करें, या किसी बर्तन में शहद भरकर, किसी बर्तन में शहद भरकर किसी बिराने में दबा दें। लेकिन इसे ऐसे नहीं करना है तुरंत, क्योंकि हर उपाय लाल किताब का कर लीजिए, लेकिन जो दबाने का है या शमशान में रखने का है, ये जो चीजें हैं वो थोड़ा लाल किताब को अच्छे से समझ लीजिए, तो ही इसे आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसे आप सीधा अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए समस्यादायक हो जाएगा। यदि शनि 7वें भाव में ही हो, प्रथम भाव में कोई ग्रह हो, कोई ग्रह जैसे कोई भी ग्रह जो शनि का शत्रु ना हो, लाल किताब के अंतर्गत गुरु जो है वो शनि के सम है। ठीक है, गुरु यहाँ आ गए, सम हो गए। तो इस स्थिति में शनि क्या हो गया? जागता हुआ हो गया। यह जागता हुआ ग्रह हो गया। लेकिन यहां भी आपको शनि के उपाय करने हैं। यहां भी आपको शनि के उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि शनि जो है वो पाप ग्रह है। यहाँ पे आप वही उपाय, जैसे कहा जाए तो काले रंग की बांसुरी में दो देसी गुड़ होता है, जिसे खांड भी कहते हैं, देसी गुड़ को डालकर आप किसी वीराने में, इस शमशान में आप दबा दें, तो यह भी आपके लिए श्रेयस्कर होगा, अच्छा फल देगा। लेकिन उपाय पे मैंने पहले ही बताया, उपाय पे अभी नहीं जाना है। इसे आप लिख लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आती है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली, धर्मी कुंडली आपके लाल किताब कुंडली के अंतर्गत शनि और गुरु कुंडली में, यदि जहां का गुरु कारक है, जैसे दूसरे भाव का कारक है, 5वें का कारक है, 9वें का कारक है, 12वें का लॉर्ड है, ठीक है, तो 2, 5, 9 और 12 भाव में बैठ जाएं तो ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली होती है।
अब वैदिक से इसका हम समझे कि वैदिक से धर्मी कुंडली कैसे हो गई भाई। धर्मी कुंडली इसलिए यह वैदिक से हो गई क्योंकि शनि हमारा कर्म है, और कर्म के साथ कौन जुड़ गया? गुरु जुड़ गया, जो पौरोहित है, जो पंडित है, जो ज्ञान देता है, जो उपदेशक है, जो मार्गदर्शक है, वो जुड़ गया है, जिसे तीर्थ यात्राएं पसंद हैं। तो इस कारण से आपको यह एक्टिव अवस्था मिलेगा, अर्थात धर्मी कुंडली यह बन जाएगी। उसके बाद वैसे यदि आपकी कुंडली में 12 के 12 भाव में कहीं भी मिल जाए तो ऐसी कुंडली धर्म कुंडली कही जाती है, लेकिन विशेषकर यह जो रूल है वो दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें में एप्लीकेबल है। इन भाव में बने तो वह धर्मी कुंडली कहलाएगी। धर्मी कुंडली के जैसे ही धर्मी ग्रह होते हैं। धर्मी ग्रह का निर्माण राहु केतु पाप ग्रह करते हैं। राहु और केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, राहु और केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे ग्रह को धर्मी ग्रह कहलाते हैं। अब राहु केतु चतुर्थ में बैठ जाए तो वो धर्मी ग्रह कैसे हो गए? अब धर्मी ग्रह होने का रीजन उनका ये रहा, यह कहाँ गए हैं? चतुर्थ भाव में गए हैं। सबसे पहले चतुर्थ भाव का कारक का बात करें तो चंद्रमा है, लेकिन वो बृहस्पति का भी स्थान है। बृहस्पति के साथ साथ वो चंद्रमा का भी स्थान है। अब चंद्रमा तो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, माँ है, माँ किसी को कुछ करती नहीं है। तो इस कारण राहु या केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ऐसे ग्रह धर्मी कहलाते हैं। या हम यह कहें, यदि यह चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठ जाएं, कुंडली में कहीं भी, तो यह धर्मी ग्रह हो जाएंगे, अर्थात यह शुभ फल देंगे। साथ ही चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए तो वह भी धर्मी ग्रह ही कहलाएंगे, वह भी धर्मी ग्रह ही कहलाएंगे। ठीक है। अब धर्मी ग्रह के अंतर्गत जैसे हमने लिया कि चतुर्थ भाव तो भाई चंद्रमा का है, वहां के कारक बृहस्पति भी हो जाते हैं। वैसे ही एकादश के लिए भी एक रूल है, अर्थात एकादश भाव के लिए, क्योंकि एकादश भाव में एकादश भाव के स्वामी शनि, लेकिन एकादश भाव के कारक बृहस्पति। अब बृहस्पति कारक हैं और वहां के स्वामी शनि हैं, तो इस कारण यदि शनि एकादश भाव में बैठ जाएं तो यह भी धर्मी ग्रह ही कहलाएंगे। यदि शनि एकादश भाव में बैठ जाएं तो यह भी धर्मी ग्रह ही कहलाएंगे। धर्मी ग्रह के बाद एक और आता है जिसे साथी ग्रह कहा जाता है। धर्मी ग्रह तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए, ठीक है। इसके बाद आता है साथी ग्रह। साथी ग्रह ठीक है, उसे लेंगे हम। साथी ग्रह, साथी ग्रह जब कोई दो ग्रह राशि परिवर्तन करता है। राशि परिवर्तन कैसे करता है आप लोगों को पता है?
जैसे यहाँ सूर्य आ गए, यहाँ राशि किसकी है? शनि की है। अब यहाँ राशि जो है, यहाँ की राशि हम चेंज कर दिए, यहाँ की राशि जो है 5 हो गई। अब इस कारण स्थिति क्या बनेगी? शनि सूर्य के राशि में और सूर्य शनि के राशि में। ठीक है, अब हमारी आवाज आ रही है? अब हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है। तो यह जो साथी ग्रह है उसका यही कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई दो ग्रह राशि परिवर्तन एक दूसरे के साथ कर रहा हो, यदि वो शत्रु ही क्यों ना हो, तो वो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। राशि परिवर्तन का तात्पर्य है कि वो आत्मा को परिवर्तित करते हैं एक दूसरे का, जिसे हम वैदिक में भी लेते हैं। जैसे वैदिक में हम राशि परिवर्तन कहते हैं कि यह राशि परिवर्तन कर रहा है तो यह एक योग बना रहा है। जैसे युति है वैसे ही राशि परिवर्तन है। तो लाल किताब के अंतर्गत जब कोई दो ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो यह साथी ग्रह कहलाते हैं। यह स्पष्ट है। या हम यह कहें या हम यह कहें कि यह अपने से उच्च या अपने से उच्च के राशि में, जैसे एक दूसरे के नीच में बैठ जाएं, एक दूसरे के उच्च में बैठ जाएं, तो वह भी साथी ग्राही कहलाएंगे। अर्थात यह जो है वो दोनों की शत्रुता कम हो जाएगी। साथी ग्रह के बाद मुकाबले के ग्रह, मुकाबले के ग्रह। अब जैसा नाम है वैसे ही गुण है। जैसे जब दो मित्र ग्रह कुंडली में कहीं भी हों, जब दो मित्र ग्रह कुंडली में कहीं भी हों और किसी एक के साथ शत्रु ग्रह बैठ जाए, किसी एक के साथ शत्रु ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य का मंगल मित्र है, लाल किताब के अंतर्गत मंगल का सूर्य मित्र है। ठीक है। अब जो मंगल का घर है, मंगल का जो घर है, मंगल के पक्के घर कौन कौन से हैं बताइए आप लोग, यदि स्मरण में हो तो बताइए। मंगल के पक्के घर कौन कौन से हैं? 8वां और तीसरा। ठीक है। तो तीसरे में बुध आ गया, या 8वें में बुध आ गया। ठीक है। या यहां बुध आ गया, तो यह क्या करेगा? बुध जो है वो मंगल का शत्रु है। बुध जो है वो मंगल का शत्रु है, मंगल के ही घरों में जाकर बैठ गया। लेकिन वो सूर्य का मित्र है, सूर्य का सम है मंगल, बुध। तो इस स्थिति में समस्या मंगल को आ जाएगी। वहीं यदि बुध यहां आ जाए पंचम भाव में, 5वां भाव किसका है? सूर्य का है। मंगल का शत्रु कौन है? बुध है। तो सूर्य और बुध एक साथ हो गए, बलि किसकी चढ़ेगी?
बलि मंगल की चढ़ जाएगी। बलि किसकी चढ़ेगी? बलि मंगल की चढ़ जाएगी। क्यों मंगल की बलि चढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे दो मित्र हो गए, सूर्य और बुध मित्र हो गए। बीच में बच गया कौन? बीच में मंगल चला गया। मंगल पीड़ित होने का मतलब है भाई की तबीयत खराब हो जाएगी, अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी, थर्ड हाउस से संबंधित, तीसरे भाव संबंधित। क्योंकि मंगल इफेक्टेड होगा तो तीसरा आठवां दोनों पीड़ित हो जाएगा। यह जो है वो मुकाबले के ग्रह होते हैं। जैसे ऐसे हम समझें तो बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। यहाँ देखिए बुध और शुक्र आपस में आपको मित्र दिख रहे हैं। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। अब इन दोनों के साथ में यहाँ आपस में मित्र हैं, लेकिन यहाँ हम सूर्य को बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? सूर्य और बुध तो मित्र हो गए। सूर्य और बुध तो मित्र हो गए। बलि किसकी चढ़ेगी? बलि यहाँ पे शुक्र की चढ़ जाएगी। मतलब पत्नी बीमार हो जाएगी। स्त्री का बीमार होना यह बता रहा है। तो दो, इसका सिर्फ सिंपल वे में समझे तो इसका तात्पर्य है कि दो मित्र ग्रह बैठ गए हैं। दोनों में से किसी एक का मित्र और किसी एक का शत्रु ग्रह या तो उसके पक्के घर में बैठ जाए, या तो जाके उसके साथ बैठ जाए, या सूर्य यहां चला जाए। ठीक है, बुध और सूर्य एक साथ आ गए, गया कौन? शुक्र चला गया। तो यहाँ शुक्र बुरी तरह पिटे जाएगा। ये दो आपस में मित्र ग्रह आ गए, शुक्र यहाँ पिट जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? क्योंकि लाल किताब के अंतर्गत